नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ एंड नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज हम लोग इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस एंड इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट इस टॉपिक पर बात करेंगे। यह टॉपिक IIBF मुंबई द्वारा आयोजित सर्टिफिकेट कोर्स ऑन KYC, AML एंड कंप्लायंस इन बैंक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर आप बैंक में प्रमोशन के एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं तभी यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या अगर सिंपली आप एक बैंकर हैं तो भी यह टॉपिक आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू हम लोग डेफिनेशन से करते हैं। कुछ डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। पहला जो डेफिनेशन है वो है बेंचमार्क रेट। ये बेंचमार्क रेट मतलब होता है कि रेफरेंस रेट यूज्ड टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। एक रेफरेंस रेट होगा बेंचमार्क रेट जो लोन के इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेंचमार्क रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल बेंचमार्क, दूसरा एक्सटर्नल बेंचमार्क। तो जो इंटरनल बेंचमार्क होगा वो बैंक के द्वारा तय किया जाएगा। जो एक्सटर्नल बेंचमार्क होगा वो इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर उनके द्वारा तय किया जाएगा, ये पब्लिश किया जाएगा। देख लेते हैं। इंटरनल बेंचमार्क रेट, रेफरेंस रेट डिटरमाइंड इंटरनली बाय बैंक। एक्सटर्नल जैसा नाम से ही स्पष्ट है, रेफरेंस रेट पब्लिश्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर कैसे होगा? बिल होता है, लाइबॉर पहले था, इस तरह से है। आगे देखते हैं उसको, वो भी स्पष्ट कर देंगे। फिलहाल के लिए ये इंटरनल बैंक के द्वारा, एक्सटर्नल कोई एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेटर है उसके द्वारा। यहाँ पे एग्जांपल से समझना चाहें तो एफ बिल का एग्जांपल ले सकता है। लैंडिंग रेट मतलब जिस रेट पे लोन दिया जाए, रेट एट विच लोन इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। कैसे निकलता है लैंडिंग रेट? तो जो इंटरनल बेंचमार्क रेट होगा प्लस स्प्रेड जोड़ेंगे उसमें, तो वो हो जाएगा लैंडिंग रेट। इंटरनल बेंचमार्क रेट में स्प्रेड ऐड करने के बाद जो रेट बनेगा वो लैंडिंग रेट होगा। जो कस्टमर को लोन मिलेगा वो इस रेट पे लोन मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें लिखा रहेगा कि जो भी हम इंटरनल बेंचमार्क यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो स्प्रेड होगा ये चेंजेबल होगा, चेंजेबल होता है। आगे देखते हैं इसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट करके। अभी डेफिनेशन पे हम लोग चल रहे हैं। तो जो लैंडिंग रेट होगा वो क्या होगा? इंटरनल बेंचमार्क प्लस स्प्रेड बराबर लैंडिंग रेट। ठीक है। फिक्स्ड रेट लोन जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ए लोन ऑन विच द इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड फॉर द इंटायर टेनर ऑफ द लोन। लोन के पूरे पीरियड के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट है अगर वो फिक्स है तो वो फिक्स रेट लोन कहलाएगा। एंड वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग रेट। उसमें क्या हो जाएगा? ए लोन ऑन विच इंटरेस्ट रेट डज नॉट रिमेन फिक्स ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द लोन। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लोग जर्नी देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस की। 30 जून 2010 तक बैंकों में BPLR बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट ये था, जिसपे जो इंटरनल बेंचमार्क के रूप में काम कर रहा था, इंटरेस्ट रेट के रूप में काम कर रहा था। फिर 1 जुलाई 2010 से बेस रेट आया बैंक में, और दिसंबर 2015 से चेंज करके ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR। पहले क्या था? जून 30 2010 तक BPLR था, 1 जुलाई 2010 से आ गया बेस रेट, और दिसंबर 2015 से आ गया MCLR अभी चल रहा है। अभी जो बैंकों में लोन दिए जा रहे हैं वो MCLR पे दिए जा रहे हैं। उनका इंटरनल बेंचमार्क MCLR माना गया है। क्या है इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। नीचे इसको देखते हैं। RBI हैज़ डीरेगुलेटेड द इंटरेस्ट रेट टू बी चार्ज बाय बैंक्स ऑन एडवांस। इसका अर्थ हुआ कि RBI ने बोला है कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं तय करेंगे, इंटरेस्ट रेट बैंक खुद तय करेगा। डीरेगुलेटेड द इंटरेस्ट रेट, ये इंडिविजुअल बैंकों पे उसने छोड़ दिया है। और क्या बोला है आगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये बोला है कि बैंक शुड हैव ए comprehensive board approved policy for interest rates on advance and for charging penal interest on advance।
जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एडवांस पे और जो पैनल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसके लिए बैंक के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, वो पॉलिसी बोर्ड अप्रूव्ड होनी चाहिए। आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करना बंद कर दिया है, वो तय नहीं कर रहा है अभी। पैनल इंटरेस्ट में भी लेविड फॉर द रीजन सच एज डिफॉल्ट, पैनल इंटरेस्ट में भी लेविड फॉर द रीजन सच एज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट या नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईटीसी। पैनल इंटरेस्ट कब लगेगा? रीपेमेंट में डिफॉल्ट हो जाए, ओवरड्रॉन हो लोन, उस केस में पैनल इंटरेस्ट लगता है। सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल्स, अगर कस्टमर आपका नहीं दे रहा है फाइनेंशियल्स लाइक बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट या इसी तरह से जो भी फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है एक लोन को एसेस करने के लिए, तो वहाँ पे बैंक कस्टमर को पैनल इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन ये जो चार्ज कर रहा है कस्टमर को पैनल इंटरेस्ट, ये सब बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के तहत होगा। ठीक है, कहाँ पे पैनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा वो देख लेते हैं। नो पैनल इंटरेस्ट फॉर द लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर अप टू 25,000। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि पैनल इंटरेस्ट कहाँ पे नहीं होगा। पहला पार्ट प्रायोरिटी सेक्टर का लोन कितना, 25,000। दूसरा पार्ट, दो चीज़ याद रखना है, लोन होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर का और कहाँ तक होना चाहिए, 25,000 रुपये तक का। तो क्या होगा, उस पर पैनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। जो पैनल इंटरेस्ट चार्ज हुआ अगर वो डेसिमल में आ गया है तो उसको नियरेस्ट रुपी में राउंडेड ऑफ करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन रुपी एडवांस शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। नो लेंडिंग बिलो द बेंचमार्क रेट फॉर अ पर्टिकुलर मैच्योरिटी फॉर ऑल लोन्स लिंक टू द बेंचमार्क। जो भी बेंचमार्क, इंटरनल बेंचमार्क या एक्सटर्नल बेंचमार्क, जो भी बेंचमार्क तय किया जाएगा उसे नीचे कोई भी लेंडिंग नहीं होगी फॉर द पर्टिकुलर मैच्योरिटी ऑफ ऑल लोन्स लिंक टू दैट बेंचमार्क। ये क्लियर किया जाएगा बैंक के द्वारा कि कौन सा बेंचमार्क वो किस पर्टिकुलर लोन के लिए ये सजेस्ट कर रहा है या ऑफर कर रहा है। ये कस्टमर से जब बैंक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि हम आपको इस रेट पे लोन देंगे, उसमें ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। MCLR इंपॉर्टेंट है, अभी रन कर रहा है। MCLR के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। MCLR से एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा। आप अगर MCLR के बेसिक टॉपिक को नहीं समझते हैं तो आपको दिक्कत आएगा। देखते हैं हम लोग MCLR का कंपोनेंट्स क्या है। MCLR का फुल फॉर्म पहले मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ये कॉस्ट ऑफ फंड्स जो शब्द है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे समझते हैं हम लोग नीचे। कंपोनेंट ऑफ MCLR क्या है, अगर आप, अच्छा एक चीज़ और भी है कि अगर आप पेपर पेन नहीं रखते हैं इस स्टडी के दौरान तो आपको उस तरह से नहीं समझ आएगा। तो आप ज़रूर पेपर पेन अपना इस्तेमाल करें, पेपर पेन रखें कम से कम। जब आप वीडियो ये देख रहे हैं तो उस वक्त उसको नोट करते जाएं, तो इसे समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी और चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी। कंपोनेंट ऑफ MCLR क्या है, 4 कंपोनेंट हैं MCLR के, नोट करते हैं। पहला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, दूसरा है नेगेटिव कैरी ऑफ CRR, तीसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, चौथा है टेनर प्रीमियम। नोट कर लिया, पहला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑफ CRR, तीसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, चौथा टेनर प्रीमियम। एक एक करके देखते हैं इसको। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ये नए नाम हैं इसमें, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सबको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है देखते हैं। इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन net worth. How much it cost the bank to arrange the funds which it will in turn lend to a borrower and make profit. बैंक को कितना पड़ा, जो पैसा वो लोन दे रहा है वो पैसा लाने में, अरेंज करने में कितना पड़ा, ठीक है, और प्रॉफिट बना के मतलब कितने पैसा में वो पैसा लेंड करेगा, कितने खर्च में वो पैसा लेंड करेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो, नुकसान नहीं हो। तो जो कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ फॉर द बैंक, ठीक है, वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स है। जो फंड अरेंज करके उसने अपने कस्टमर को ऑफर किया एज ए लोन, उस कॉस्ट, उस फंड को अरेंज करने में हुए खर्च को, बैंक के खर्च को, और लेंड ऐसे ही नहीं कर देना है, लॉस मेकिंग नहीं, प्रॉफिट मेकिंग लेंडिंग करना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड में 2 पार्ट का ख्याल रखा जाता है। ये काफ़ी इंटरनल चीज़ हो गया बैंक का, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। 2 पार्ट रखा जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इसका वेटेज 92% रखते हैं, और जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ होगा इसका वेटेज 8% रखते हैं, ठीक है। ये जो लोग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स तय करेंगे, जो कैलकुलेट करते हैं, जो MCLR बनाते हैं, जो बैंक की अल्को कमेटी होती है, एसेट लायबिलिटी कमेटी जो होती है, जो तय करती है कि क्या होगा, ये MCLR क्या होगा, तो
उस वक्त इसका ज़रूरत पड़ता है। और उसमें कितना वेटेज है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का वेटेज 92% है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का जो वेटेज है वो 8% है। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव कैरी ऑन CRR। सबसे पहले CRR क्या होता है इसको समझेंगे, धीरे धीरे उल्टा समझेंगे इसको, तब समझ आएगा। ये वर्ड भारी लग रहा है देखने में कि निगेटिव कैरी ऑफ CRR क्या होगा। ठीक है, CRR पहले समझते हैं। बैंक आर मैंडेटेड टू कीप ए पोर्शन ऑफ देयर फंड्स एज कैश इन ए करेंट अकाउंट विथ RBI। ठीक है, यही होता है CRR। बैंक को जो भी उसके पास फंड है उसका सर्टेन पोर्शन RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक है, करेंट अकाउंट में, तो इसको बोलते हैं CRR। अब चूंकि करेंट अकाउंट में है तो विच अर्न्स नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक को कुछ पैसा रखना भी पड़ा और उस पर बैंक को पैसा भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, दिस कंपोनेंट ऑफ MCLR फॉर्मूला एडजस्ट द फैक्ट दैट ए पोर्शन ऑफ अ बैंक फंड डू नॉट अर्न इनकम एज द कैश रिजर्व्स do not earn any income. The negative carry on mandatory CRR is determined based on the computed margin cost of funds. बैंक तो कहीं से फंड लाया था, ऊपर वाले पॉइंट में हम देख चुके हैं, इसमें देख चुके हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में बैंक कहीं से फंड ला के किसी को लैंड करता है, लेकिन उसमें कुछ फंड को उसको एज पर स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस RBI के पास रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं CRR। RBI चूंकि करंट अकाउंट में रखता है तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं देता है। जब इंटरेस्ट नहीं देता है तो जो बैंक अरेंज किया था फंड उस पर तो बैंक को खर्च लग रहा है, तो वो CRR का निगेटिव कैरी हुआ। तो इस चीज़ को भी कंसीडर करते हैं जब हम लोग MCLR तय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट सिंपल है, समझ आ गया होगा, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो खर्च होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखते हैं इसको। ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोवाइडिंग ए लोन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस। दो चीज़ है, लोन पहुंचाने में, ठीक है, जो भी ऑपरेशनल खर्चा लगा उसका मतलब किसी को आप लोन देंगे तो एक तो फंड का अरेंजमेंट करेंगे तो फंड का कॉस्ट होगा। दूसरा, फंड ऐसे ही खुद से नहीं पहुंचेगा तो उसको फंड को पहुंचाने के लिए सर्टेन सेक्शन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोवाइडिंग द लोन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। तो ये जोड़ करके हो जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग दोज सर्विसेज which are separately recovered by the way of service charges should be excluded। ठीक है, तो इसमें जो सर्विस चार्जेस होगा वो एक्सक्लूड रहता है, लेकिन जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड होगा इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट में डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दोज कॉस्ट अराइज फ्रॉम लोन कमिटमेंट्स विद द लॉन्गर टेन्योर। एक लोन अगर लंबे वक्त के लिए है तो उसके साथ रिस्क एसोसिएट हो जाएगा और उस रिस्क को यहाँ पे टेनर प्रीमियम टैब के अंतर्गत या टेनर प्रीमियम के अंतर्गत समझा जाता है कि किस लोन में किसका रिस्क ज़्यादा होगा। लॉन्गर टेन्योर होगा तो ऑब्वियसली उसका ज़्यादा होगा बैंक के लिए। जितने लंबे वक्त के लिए लोन देगा बैंक उतने समय रिस्क में रहेगा कि रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट या रिस्क ऑफ फ्रॉड में भी, तो उसमें जो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो वो जो रिस्क एनालाइजेशन है और उसमें उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। एज द टेनर या पीरियड ऑफ द लोन repayment increases, so does the risk associated with it। ठीक है, so to reflect this higher risk, bank charge a higher interest rate to mitigate the risk of losses। This is called tenor premium। आपको बता दिया मैंने। This will be uniform for the all types of loan for a given residual period and also will not be borrowers specific। ठीक है, borrower specific ये नहीं होगा, ये tenor specific होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसा हमने अभी समझा कि MCLR का कंपोनेंट क्या है, 4, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, निगेटिव कैरी ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर प्रीमियम। एग्जाम में क्या करेगा, इसमें से एक निकाल देगा, ठीक है, उसकी जगह लिख देगा स्प्रेड। ठीक है, और आपको बोलेगा कि विच वन इज इनकरेक्ट। तो याद रखिएगा स्प्रेड MCLR का पार्ट नहीं है। मैक्सिमम टाइम यही करता है, वो स्प्रेड को इसमें डाल देता है, तो स्प्रेड MCLR का पार्ट नहीं है। आगे आते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, बैंक के इंटरनल प्रमोशन एग्जाम में भी आएगा और जो अभी आप दे रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप ये KYC AML एंड कंप्लायंस इन बैंक्स
के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ भी ये आता है। क्या है? बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश द इंटरनल बेंचमार्क एट लीस्ट फॉर द फॉलोइंग मैच्योरिटीज एंड में पब्लिश फॉर लॉन्गर मैच्योरिटीज। क्या है? ये 5 मैच्योरिटीज के लिए बैंक को MCLR पब्लिश करना होता है। कौन कौन सा? पहला ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर MCLR। कौन कौन सा याद करेंगे हम लोग? ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। ठीक है, ये आपको एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि मिनिमम इतना जारी करना है। बैंक इससे लॉन्गर पीरियड के लिए भी जारी कर सकता है, लेकिन मिनिमम 1 मंथ, ये ओवरनाइट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। यहाँ पे ये ओवरनाइट उड़ा देगा, 9 मंथ डाल देगा, ये भी करता है। ठीक है, ऑल रूपी लोन सेंशन एंड क्रेडिट लिमिट्स रिन्यूड विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2016 must be priced with MCLR, that is internal benchmark, except those advances which are linked with external benchmark. Foreign currency loans will not be priced with MCLR. जो भी रूपी लोन्स हैं, जो लोन्स रूपी में दिए गए हैं 1 अप्रैल 2016 से, वो सभी MCLR के साथ कनेक्टेड होंगे। उसका कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग नीचे देख लेते हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी में जो लोन दिए गए हैं वो MCLR के साथ प्राइस्ड नहीं होंगे। इसका एक्सेप्शन क्या है देख लेते हैं हम लोग। एक्सेप्शन है schemes especially formulated by government of India having a specific rate of interest। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्पेसिफिक स्कीम बनाया है और उसमें स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने पॉइंट आउट कर दिया है तो नहीं होगा। WCTL, FITL जिसमें पहले से पता है कि ये जो लोन है वो रेक्टिफिकेशन या रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज के तहत दिया गया है, यहाँ पे MCLR अटैच नहीं होगा। अगर रीफिनांस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के द्वारा, तो उसमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब्ड है तो वो रीफिनांस वाला शब्द याद रखिएगा। ठीक है, तो रीफिनांस के केस में ये नहीं होगा। एडवांस टू डिपॉजिटर अगेंस्ट देयर ऑन डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट FDR जो करते हैं वहाँ पे ये MCLR से अटैच नहीं होगा। एडवांस टू ओन एम्प्लॉई या रिटायर एम्प्लॉई या CEO या होल टाइम डायरेक्टर्स, अगर बैंक के अपने एम्प्लॉई को लोन दिया जाएगा तो वो MCLR से अटैच नहीं होगा। लोन लिंक्ड टू मार्केट डिटरमाइंड एक्सटर्नल बेंचमार्क, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होगा MCLR से अटैच। फिक्स्ड रेट होगा ऑफ 10 ईयर एबव 3 ईयर्स तो नहीं होगा। एक्चुअल लेंडिंग रेट्स विल बी डिटरमाइंड बाय एडिंग द कंपोनेंट ऑफ स्प्रेड टू द MCLR। ये मैंने बताया आपको ऊपर कि एक्चुअल लेंडिंग रेट कैसे निकलता है, MCLR प्लस स्प्रेड। ठीक है, तो MCLR प्लस स्प्रेड कर देंगे तो निकल जाएगा एक्चुअल रेट, इसलिए मैंने बोला था कि स्प्रेड जो है वो MCLR का पार्ट नहीं है। अकॉर्डिंगली देयर विल बी नो लेंडिंग बिलो द MCLR, ऊपर बता चुका हूँ, फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ऑल लोन्स लिंक टू द MCLR। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिव्यू ऑफ MCLR कब होता है? एवरी मंथ ऑन प्री अनाउंस डेट्स। ठीक है, हर एक मंथ MCLR का बैंक को रिव्यू करना होगा और पब्लिश करना होगा। ठीक है, कब? ऑन प्री अनाउंस डेट। बैंक पहले बताएगा कि वो MCLR का रिव्यू कब कर रहा है और वो कब इसको जारी करेगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड समझते हैं हम लोग। बैंक शुड हैव ए बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेड टू बी चार्ज टू अ कस्टमर। कंपोनेंट ऑफ स्प्रेड, बिजनेस स्ट्रेटजी एंड क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, दिस विल बी बेस्ड ऑन बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केट कंपटीशन, एम्बेडेड ऑप्शंस इन द लोन प्रोडक्ट, मार्केट लिक्विडिटी ऑफ द लोन एटसेट्रा। और क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जो है दिस रिप्रेजेंट्स द डिफॉल्ट रिस्क। कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर बैंक को ज़्यादा कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है तो उसका स्प्रेड बढ़ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। बस ये 2 चीज़ है स्प्रेड के लिए। एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या होगा आगे देख लेते हैं। An internal study group ISG of RBI that reviewed that MCLR system recommended switching over to external benchmark based rate in a phased manner। जो अभी एक स्टडी हुई है, इंटरनल स्टडी ग्रुप ने की है RBI की, उसने बोला है कि अब MCLR से नहीं, अब इसको स्विच करेंगे हम लोग एक्सटर्नल बेंचमार्क के थ्रू।
ठीक है। तो कैसे कैसे स्विच करेंगे, फेज मैनर में। क्या है फेज मैनर में वो देख लेते हैं। ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट पर्सनल या रिटेल लोन्स, ठीक है, जैसे होम लोन या कार लोन, ऑटो लोन इत्यादि, एंड फ्लोटिंग रेट लोन्स एक्सटेंडेड टू MSE माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 एंड फ्लोटिंग रेट लोन्स टू मीडियम इंटरप्राइजेस फ्रॉम अप्रैल 1-20 आर बेंचमार्क टू वन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो लोन होंगे वो किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क लोन से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बेंचमार्क एक्सटर्नल बेंचमार्क से बेस्ट रेट से जुड़ेंगे। किससे, इसमें से किसी से, किससे देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी रेपो रेट से, या एफ बिल जो मैंने कहा था शुरू में, फिनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल का यील्ड पब्लिश करता है उस रेट से, या 6 मंथ का पब्लिश करता है उस रेट से, या एनी अदर बेंचमार्क, ठीक है, जो एफ बिल पब्लिश करेगा उससे जुड़ सकता है। बैंक आर फ्री टू ऑफर सच एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन्स टू अदर टाइप ऑफ बॉरोवर एज वेल। जैसे यहाँ पे बोला था कि ये जुड़ेंगे कौन से, पर्सनल एंड रिटेल लोन्स, तो बैंक इसको फ्री है ऑफर करने के लिए और भी टाइप के लोन को जोड़ने के लिए, ठीक है। अदर टाइप ऑफ बॉरोवर एज वेल, एग्जिस्टिंग लोन एंड क्रेडिट लिमिट्स लिंक टू द MCLR, या बेसिकली ये तो पहले वाला था, MCLR शैल कंटिन्यू टिल रिपेमेंट और रिन्यूअल एज दे केस में बी। जो अभी जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, कोई भी नया करेंगे तो वो उसमें जोड़ के करेंगे, ऐसा गाइडलाइंस है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फॉरेन करेंसी एडवांस। बैंक आर फ्री टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रिटर्न एडवांस इन फॉरेन करेंसी एज पर देयर कंप्रीहेंसिव पॉलिसी। एक बैंक कोई भी जो करेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगा अगर फॉरेन करेंसी एडवांस दे रहा है तो उसका भी एक कंप्रीहेंसिव बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए। एक्चुअल लैंडिंग रेट, अगेन एक्सटर्नल बेंचमार्क प्लस स्प्रेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर अ लॉन्ग टाइम लेबर लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट वाज एन इंटरनेशनल बेंचमार्क फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट वेदर ऑन फिनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स। पहले लाइबर नाम का एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट हुआ करता था, ठीक है, इसको हटा दिया गया। क्यों? इट वॉज डिटेक्टेड दैट लाइबर वाज बीइंग रिग्ड बाय द बैंक्स दैट ज्वाइंटली डिटरमाइंड इट। जो बैंक ज्वाइंटली डिटरमाइन कर रहे थे लाइबर को, उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही थी, इसके वजह से डिसाइड किया गया कि लाइबर को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। जब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सुटेबल दूसरा एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था उपलब्ध उस वक्त जो इसके इस लेवल का हो, तो आरबीआई ने परमिट किया एडी बैंक्स को, ठीक है, टू यूज एनी अदर वाइडली एक्सेप्टेड या अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ARR इन द करेंसी कंसर्न्ड फॉर सच ट्रांजेक्शन। अभी लाइबर चल रहा था, लाइबर अभी नहीं चल रहा है, आरबीआई बैंक को फ्री कर दिया है कि आप कुछ वाइडली एक्सेप्टेड या ARR कोई भी आप डिसाइड कीजिए पर्टिकुलर करेंसी में और आप लोन कीजिए। लाइबर को क्यों हटाया गया? क्योंकि जो बैंक इसको तय कर रहे थे वो कुछ गड़बड़ी कर रहे थे। पहले फॉरेन करेंसी एडवांस किससे जुड़े होते थे? एक्सटर्नल बेंचमार्क लाइबर से जुड़े होते थे। क्लियर है? तो इस तरह से आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस ये ख़त्म हो गया। इसके बीच में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैनल पे अगर आप KYC AML का वीडियो भी उपलब्ध है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और अभी तक जो बताया अगर वो समझ आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर दीजिएगा, टीचर का मेहनत। आगे का टॉपिक है इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। देखते हैं हम लोग डिपॉजिट पे। डिपॉजिट कितने तरह का होगा? बैंक में डिपॉजिट होगा तो करेंट डिपॉजिट होगा, सेविंग डिपॉजिट होगा, टर्म डिपॉजिट होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट रुपी डिपॉजिट पे। पहले तो अगर इंडियन रुपी में डिपॉजिट है, फिर फॉरेन वाले वही देखेंगे हम लोग। पहले तो रुपी में डिपॉजिट है तो उस पर देखते हैं। करेंट अकाउंट नो इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन डिपॉजिट हेल्ड इन करेंट अकाउंट। बैलेंस इन करेंट अकाउंट इन द नेम ऑफ, अब यह इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल सबको पता है कि करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट बैंक नहीं देती, लेकिन रुक जाइए, बैलेंस इन करेंट अकाउंट इन द नेम ऑफ डिकीज्ड इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न शैल अट्रैक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल रीपेमेंट। यहाँ पे मिलेगा, किस रेट से मिलेगा आगे देखते हैं। एट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर SB डिपॉजिट एज ऑन डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन
पेमेंट किया जा रहा है उस दिन एसबी डिपॉजिट का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, उस रेट से जो भी करंट अकाउंट या प्रोप्राइटरशिप, जो भी करंट डिपॉजिट होल्डर थे या अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म थी तो वो जिस दिन से उनका डेथ हुआ और जिस दिन उनका पेमेंट हो रहा है उस दिन तक का जो भी उसमें पैसा था उस पर सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये करंट अकाउंट में सिंपल सा चीज़ था कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो क्लॉज यहाँ पे बदल जाता है। तो आप पूरी जानकारी रखिए, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट के बारे में देखते हैं। सेविंग डिपॉजिट क्या है? डेली प्रोडक्ट। डेली प्रोडक्ट क्या होता है? इंटरेस्ट अप्लाई ऑन ईओडी बैलेंस, ठीक है। आज के डेट में आपके अकाउंट में 10,000 है, 10,000 रुपये मिल जाएगा। कल के डेट में 20 लाख आ गया, ठीक है, तो वो 20 लाख का जो बैलेंस होगा वो जोड़ के मिलेगा। अब डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है कि बैंक कब ऑफर कर सकता है सेविंग डिपॉजिट पे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखते हैं हम लोग। एसबी सेविंग का बैलेंस अगर अप टू 1 लाख है तो ये यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर ये 1 लाख से ऊपर जाता है तो बैंक ऑफर कर सकती है डिफरेंशियल रेट, ठीक है। आगे देखते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये हाफ ईयरली होगा या शॉर्टर इंटरवल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है, एक एक जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, एक एक जो पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, पॉइंट नोट करते जाइए, ठीक है। ये एग्जाम में सीधे आ जाता है क्वेश्चन। इफ़ सेविंग अकाउंट इज फ्रोजन बाय इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़, अगर कहीं से आपको कोई लेटर आया कि ये सेविंग अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड ऑन रेगुलर बेसिस इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल स्टेटस ऑफ अकाउंट, ठीक है। इस अकाउंट को क्रेडिट फ्रीज मत कीजिएगा, डेबिट फ्रीज कर सकते हैं आप। अगर कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको ये ऑर्डर करती है कि इस अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, लेकिन उसमें इंटरेस्ट पेड होगा रेगुलर इंटरवल पर। टर्म डिपॉजिट का केस देखते हैं तीसरा। हमने सेविंग देख लिया, हमने करंट देख लिया, टर्म देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट में वेरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। जो टर्म डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो वेरी करेगा। क्यों करेगा? टेनर पे करेगा, कितने दिन के लिए रखा गया और कितना अमाउंट रखा गया, दोनों देखते हैं हम लोग। टेनर ऑफ डिपॉजिट ये बैंक के ऊपर छोड़ दिया है कि क्या टेनर होगा, फ्री कर दिया है, लेकिन आरबीआई एक गाइड किया कि मिनिमम टेनर होगा कितने दिन का? 7 डेज का। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में सीधे आ जाता है कि मिनिमम टेनर कितना होगा एक फिक्स डिपॉजिट का या टर्म डिपॉजिट का, तो वो हो जाएगा 7 डेज। साइज ऑफ डिपॉजिट क्या हो जाएगा? बैंक यहाँ पे भी डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर सकता है ओनली ऑन बल्क डिपॉजिट, ठीक है। अब बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन क्या है? जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके लिए 2 करोड़ इंक्लूडिंग 2 करोड़ एंड अबव है, और आरआरबी के लिए ये है 15 लाख एंड अबव, ठीक है। ये याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि पूछ लिया आरआरबी का, तो अगर आपने टिक कर दिया शेड्यूल कमर्शियल बैंक का तो फिर दिक्कत है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन है 2 करोड़ एंड अबव, एंड आरआरबी के लिए ये डेफिनेशन हो जाएगा कितना? 15 लाख एंड अबव, ठीक है। नो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज परमिटेड ऑन डिपॉजिट अंडर बैंक्स टर्म डिपॉजिट स्कीम 2006 एंड कैपिटल गेन अकाउंट्स स्कीम 1998, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे हमने बताया कि एफडी होगा मिनिमम 7 डेज। एक कस्टमर आज बनवाया और 7 दिन के अंदर एफडी तोड़ लेता है, नो इंटरेस्ट शैल बी पेड वेयर प्रीमेच्योर विड्रॉल टेक्स प्लेस बिफोर 7 डेज। मिनिमम 7 डेज होना चाहिए, तब एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, अदरवाइज सिंपली वो वापस हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं पेड किया जाएगा। एडिशनल इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पे या टर्म डिपॉजिट पे एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाता है। किनको किनको समझ लीजिए क्वेश्चन, ये पॉइंट समझ लीजिए। 1% पर एनम ऑन सेविंग और टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक स्टाफ, ठीक है। बैंक के सीएमडी, ईडी, रिटायर्ड मेंबर आइदर सिंगली हो सकते हैं या जॉइंटली विद फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। स्पाउस ऑफ अ डिकीज्ड स्टाफ मेंबर, ठीक है, उनको मिलेगा। और डिकीज्ड रिटायर्ड मेंबर ऑफ स्टाफ उनको मिलेगा। और एन एसोसिएशन फॉर विच स्टाफ आर मेंबर, किसको मिल जाएगा? स्टाफ को किसी भी तरह से एसोसिएटेड हो स्टाफ उसको मिल जाएगा, ठीक है। रिटायर हो गया तो मिलेगा। रिटायर हो जाने के बाद अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनके स्पाउस को मिलेगा, ठीक है। और स्टाफ लोगों ने मिलकर कोई एसोसिएशन बनाया है तो उसको भी एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उनके सेविंग डिपॉजिट पे और टर्म डिपॉजिट पे, कितना? 1%। सीनियर सिटीजन के केस में देखते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में क्या होगा? एडिशनल इंटरेस्ट या हायर देन नॉर्मल, अगर जो नॉर्मल के लिए कस्टमर के लिए है उससे ज़्यादा मे बी पेड टू रेसिडेंट इन ईयर सीनियर सिटीजन बट नॉट परमिटेड फॉर
TD of HUF और कर्ता ऑफ HUF इवन इफ कर्ता इज ए रेसिडेंट इंडियन सिटीजन। जैसे ये लाइन बता रहा है कि सीनियर सिटीजन को हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देंगे जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उनको उससे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा HUF के केस में अगर कर्ता सीनियर सिटीजन होगा तो भी उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये सीनियर सिटीजन वाला जो एडिशनल है इंटरेस्ट वो नहीं देंगे। एग्जाम का क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है, कि एक TD है, वो बड़ा कहानी बना के आपसे पूछ लेगा कि एक TD है वो HUF का है, HUF का जो करता है वो सीनियर सिटीजन है, तो क्या उसको जो सीनियर सिटीजन का एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब रिटायर स्टाफ हैं और सीनियर सिटीजन हैं, तो एक हमने ऊपर देख लिया कि ये स्टाफ वाला बेनिफिट, ये सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। बोथ बेनिफिट्स विल बी गिवन। क्या? एडिशनल इंटरेस्ट फॉर बीइंग रिटायर्ड मेंबर ऑफ बैंक स्टाफ दैट इज 1%, ऊपर हमने बताया आपको। दूसरा एडिशनल इंटरेस्ट फॉर बीइंग सीनियर सिटीजन, ये दोनों यहाँ पे मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है ओवरड्यू टर्म लोन। इफ ए टर्म लोन मैच्योर्स एंड प्रोसीड्स अनपेड, the amount left in claimed with the bank shall attract rate of interest as applicable to saving rate or as per contract whichever is less। यहाँ एग्जाम में जो देगा वो ये देगा कि सेविंग रेट पे मिलेगा, टिक मत कर दीजिएगा, नीचे भी पढ़िएगा। ये पूरा डेफिनेशन, पूरा जो गाइडलाइंस है वो ये है कि सेविंग रेट या एज पर कॉन्ट्रैक्ट रेट whichever is less, ये है गाइडलाइंस। यहाँ पे लोग गलत करते हैं, ठीक है। प्रीमेच्योर विड्रॉल पे किस तरह की पेनल्टी है या कोई पेनल्टी नहीं, आगे देखते हैं। पेनल्टी कहाँ कहाँ लगेगी, वो है कंप्रिहेंसिव पॉलिसी, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगी, उसके अनुसार पेनल्टी लगेगी। कैसे तय होगी ये बैंक तय करेगा। कहाँ कहाँ नहीं लगेगी वो देख लेते हैं। अगर आपने अकाउंट खोलते वक्त, ठीक है, पार्टी को बताया नहीं कि कहाँ कहाँ पेनल्टी लगेगी तो उसको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसका तरीका ये है कि जो भी फॉर्म आप दे रहे हैं पार्टी को साइन करते वक्त, तो उस पर वो पूरा डिस्क्राइब्ड होना चाहिए और कस्टमर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग। कंपोनेंट्स ऑफ पेनल्टी मस्ट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ डिपॉजिटर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इफ नॉट नो पेनल्टी शैल बी लेविड, ठीक है। इन केस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ द टर्म डिपॉजिट एट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लेमेंट्स of decreased depositor या joint account holders, no penalty for premature withdrawal of term deposit shall be levied। क्यों? कब? अगर if the period and aggregate amount of the deposit do not undergo any changes, ठीक है। 100 रुपये का था, 4 लोग मिलके बनाया था, 4 लोग आया बोला पीरियड सेम रखो, 25-25 मतलब का बना दो 4, नहीं पेनल्टी लगेगी। क्लियर? आगे देखते हैं। नो पेनल्टी फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल शैल बी लेविड फेयर डिपॉजिटर डिजायर प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट कंसिक्वेंस टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू अनदर बैंक। आपके बैंक के सर्विस से खफा होकर के या दुखी होकर के अपना पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर लिया है दूसरे बैंक में, उस केस में बोल रहा है कि मेरा प्रीमेच्योर विड्रॉल कीजिए, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। रुपी डिपॉजिट ऑन ऑफ नॉन रेसिडेंट, अभी तक हम लोग रेसिडेंट का देख रहे थे, नॉन रेसिडेंट के केस में देखते हैं। NRE और NRO डिपॉजिट पे जो टर्म लोन होगा उसका टेनर देखते हैं। मिनिमम टेनर फॉर NRE टर्म डिपॉजिट 1 ईयर। NRE और NRO के लिए फॉरेक्स का वीडियो देखिएगा अगर आपको समझ आ रहा है। तो NRE में फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट होता है, NRO में फॉरेन करेंसी के साथ साथ इंडियन करेंसी भी इन्वेस्ट होता है, इंडियन रुपीज़ भी इन्वेस्ट होता है। तो मिनिमम टेनर ऑफ NRE टर्म डिपॉजिट क्या है? 1 ईयर। मिनिमम टेनर फॉर NRO, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इंडियन रुपीज़ भी इन्वेस्ट हो सकता है टर्म डिपॉजिट में, तो RBI का गाइडलाइंस एप्लीकेबल हो जाएगा इमीडिएटली, मिनिमम 7 डेज, ठीक है। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं ओनली ऑन बल्क टर्म डिपॉजिट। एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बैंक्स ओन स्टाफ या सीनियर सिटीजन, दोनों केस में नहीं मिलेगा अगर वो बन गया है NRE या NRO डिपॉजिट। अगर NRO डिपॉजिट या NRE डिपॉजिट बना, एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। साथ में अगर NRE का कोई भी सेविंग डिपॉजिट है किसी भी तरह का, उस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह का लियन मार्क नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑन मार्किंग लियन, कैन नॉट मार्क एनी टाइप ऑफ लियन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगेंस्ट NRE सेविंग डिपॉजिट। पेनल्टी क्या है? प्रीमेच्योर पे देख लेते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ NRE डिपॉजिट फॉर कन्वर्जन टू RFC अकाउंट, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये फॉरेन का पैसा था, पैसा जा रहा है फिर से यहाँ पे RFC अकाउंट में, कोई पेनल्टी नहीं है।
लेकिन अगर ये पैसा एनआरई टर्म डिपॉजिट तोड़ करके अगर एफसीएनआरबी डिपॉजिट बनेगा या एफसीएनआरबी डिपॉजिट तोड़ के एनआरई डिपॉजिट बनेगा तो पेनल्टी लगेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। नो पेनल्टी फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल सेल बी लेविड व्हेयर डिपॉजिटर डिजायर प्रीमेच्योर विड्रॉल, वही सेम कहानी कि उसका बिजनेस ट्रांसफर हो गया तो वहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं होगी। एफसीएनआरबी का मैच्योरिटी पीरियड पूछता है एग्जाम में 5 होगा क्या, 1 ईयर से ज़्यादा, 2 ईयर से कम, 2 ईयर से ज़्यादा, 3 ईयर से कम, 3 ईयर से ज़्यादा, 4 ईयर से कम, 4 ईयर से ज़्यादा, 5 ईयर से कम या 5 ईयर का ओनली, ठीक है। 5 ईयर से ज़्यादा एफसीएनआरबी डिपॉजिट को रिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। एफसीएनआर डिपॉजिट जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट के टर्म में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट। नो रेकरिंग डिपॉजिट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, आरडी नहीं खुलेगा फॉरेन करेंसी में, ठीक है। इंटरेस्ट रेट सीलिंग एफसीएनआरबी का ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 1 साल से 3 साल का अगर डिपॉजिट है तो स्वैप रेट प्लस 250 बेसिस पॉइंट यानी प्लस 2.50% में अगर बात करें तो, और 3 साल से 5 साल का है तो प्लस 3.50 बेसिस, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतना ऐड हो जाएगा, सीलिंग रेट। कैलकुलेशन का मेथड क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, एफसीएनआर का, वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्सेप्टेड अंडर स्कीम शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 360 डेज इन अ ईयर। साल में 360 दिन मान करके ही इसको कैलकुलेट किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन एफसीएनआरबी डिपॉजिट शैल बी कैलकुलेटेड एंड पेड एट इंटरवल ऑफ 180 डेज, 180 डेज, यानी साल को 2 भाग में बांट दिया ईच एंड देयर आफ्टर फॉर रिमेनिंग एक्चुअल डेज। द डिपॉजिटर विल हैव ऑप्शन टू रिसीव एन इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी विथ कंपाउंडिंग, ठीक है। 180 डेज साल होगा 360 दिन का, 180 डेज पे इंटरेस्ट मिलेगा। आगे देखते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट, इट इज परमिटेड इफ द प्रीमेच्योर विड्रॉल टेक्स प्लेस बिफोर द मिनिमम स्टिपुलेटेड पीरियड, नो इंटरेस्ट शैल बी पेड। बैंक में एट देयर discretion levy penalty to recover the swap cost in the case of premature withdrawal of FCNR deposit। यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए कि अगर बैंक प्रीमेच्योर विड्रॉल होता है तो FCNR जो बनता है फॉरेन करेंसी वाला कन्वर्जन करके बनेगा, तो वहाँ पे जो स्वैप कॉस्ट होगा वो उसको बियर करना हो जाएगा। इस तरह से ये आपका डिपॉजिट का जो मेन पॉइंट था इंटरेस्ट रेट का वो क्लियर हो गया है। आई होप कि आपका भी क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।